Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again I am ready to train your brain. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे साइटोप्लाज्म में मिलने वाली सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी, जिनमें 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। ये 4 सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे हम, जो कि है राइबोसोम। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? राइबोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया। सबसे पहले 1955 में पैलेड ने इसको डिस्क्राइब किया और राइबोसोम नाम दिया। ये जो है राउंड और माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं? इनकी शेप कैसी होती है? राउंड एंड दीज आर माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स मीन्स ये बहुत छोटे होते हैं स्ट्रक्चर में, और राउंड राउंड से, यानी सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे से इस तरह से आपको राउंड राउंड दिखाई देंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी सरफेस पर जो स्टक थे वो राइबोसोम तो ऐसे डॉट से ही दिखाए थे। तो इस तरह से ये माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। आरएनए को की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है। ये फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में और लगभग सभी टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस इनसे भी अटैच्ड होते हैं। अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स देख लेंगे। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के, जैसे कि मैंने आपको जब प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। 2 तरह के राइबोसोम बताए थे मैंने। तो फर्स्ट टाइप इसका 70S, सेकेंड टाइप 80S। तो ये क्या होते हैं? 70S राइबोसोम्स जो होते हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज। साइज में ये स्मॉल होते हैं। फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या फिर हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। वहीं 80S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं, ये स्लाइटली बिगर होते हैं, बिगर देन 70S, एंड फाउंड इन हाईली डेवलप्ड प्लांट एंड एनिमल सेल्स। किसमें पाए जाते हैं ये? प्लांट एंड एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि कैसी होती हैं? हाईली डेवलप्ड, यानी कि पूरी तरह से जो अच्छी तरह डेवलप्ड सेल्स होती हैं, उनमें इस तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं राइबोसोम की कि ये किस तरह के होते हैं। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 राउंड सब यूनिट्स। 2 राउंड सब यूनिट्स के बने होते हैं, जिनमें से एक सब यूनिट स्मॉल होती है और एक सब यूनिट बिगर देन स्मॉलर यूनिट होती है साइज में, यानी 2 यूनिट्स के बने होते हैं। 70S राइबोसोम्स जो होते हैं, देखिए इसको इस तरह से दिखाएंगे हम। 70S राइबोसोम की बिग सब यूनिट 50S की और स्मॉल सब यूनिट 30S की होती है। देखिए इस तरह से, ये स्मॉल सब यूनिट और ये एक बिग सब यूनिट। अगर ये 70S राइबोसोम है, तो इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है वो 30S की होगी और बिग सब यूनिट 50S की होगी। और वहीं अगर 80S राइबोसोम है, तो वो भी 2 सब यूनिट का मिलकर बना होगा, लेकिन उसकी स्मॉल सब यूनिट 40S की होती है और बिग सब यूनिट 60S की होती है। ये 80S राइबोसोम है, ठीक है। कभी कभी कुछ राइबोसोम्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं आपस में, तो उन्हें कहते हैं पॉली राइबोसोम्स या फिर पॉलीसोम्स के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं आपने सेल स्ट्रक्चर देखी होगी, तो उसमें पॉलीसोम्स लिखा होता है। तो पॉलीसोम्स मतलब कई राइबोसोम्स वहां पर गैदर हो गए हैं, एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इनका फंक्शन भी समझ लेते हैं हम साथ में। राइबोसोम के फंक्शंस क्या रहेंगे? दीज आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल।
ये निकनेम इस तरह एक सब ऑर्गेनेल्स के ये कुछ निकनेम है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए, और ये इसको लाइसोसोम्स को साइड बैग्स ऑफ सेल, ऐसे ही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इसका यही मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो ये आपका नोट तैयार हो गया राइबोसोम्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे या नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपको मैंने जब प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स जो हैं वो ओनली प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। These are present only in plant cells, और एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। ये लार्ज सेल ऑर्गेनेल होते हैं, और कैसे होते हैं, ये लार्ज सेल ऑर्गेनेल होते हैं ये, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, और इनकी मेम्ब्रेन भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं जो कि किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। इनकी शेप जो है वो ओवल, स्फेरिकल या फिर डिस्क्वाइडल, ये अलग अलग शेप में देखने को मिल सकते हैं अलग अलग सेल में। ठीक है, अब इनको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है, इनका निकनेम क्या है, किचन ऑफ द सेल। अभी आगे जब आप प्लास्टिड्स के टाइप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा किचन ऑफ द सेल इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें फूड फॉर्मेशन यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लास्टिड्स में ही कंप्लीट होती है, तो फूड फॉर्मेशन होता है इनमें, इसीलिए इनको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, मेनली क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स समझेंगे हम अब यहाँ टाइप्स। तो मेनली क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप क्या है इनका, क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड और प्लास्ट यानी प्लास्टिड्स। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें पिगमेंट होता है, जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। और इस तरह के क्रोमोप्लास्ट जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट विद ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट अदर कलर्स के भी होते हैं, जैसे कि येलो, ग्रे, ऑरेंज, रेड, और भी कई कलर्स होते हैं। जैसे कि फ्लावर की पेटल्स हैं या फ्रूट्स के जो कलर्स होते हैं वो सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ही होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं। जितने भी ग्रीन पार्ट है प्लांट के उन सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्रोमोप्लास्ट का ही एक पार्ट है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको क्रोमोप्लास्ट अलग टाइप के रूप में दिया जाता है, लेकिन ये बात मतलब वो इस क्लोरोप्लास्ट अलग इसलिए देते थे क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको एक अलग टाइप भी बता देते हैं कहीं कहीं। लेकिन ये बात ये जो सही है वो यही है कि क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की जो कि है ल्यूकोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है प्लास्टिड्स को क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही ज़्यादा पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ही जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फाइनली क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, तब आपको पता चलेगा फोटोसिंथेसिस जो है 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, उसमें एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट और डार्क दोनों तरह की रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में ही कंप्लीट होती है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के रिजल्टेंट फूड फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड्स होती हैं और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लांट के उन ऑर्गेन्स में पाए जाते हैं तो जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं।
हम लिख सकते हैं इन्हें फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि रूट। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट में की एक ये खास बात है कि जैसे ही ल्यूकोप्लास्ट या फिर अंडरग्राउंड पार्ट अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ल्यूकोप्लास्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी अपने फंक्शंस के बेस पर ल्यूकोप्लास्ट जो है 3 टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए यहाँ। एक तो है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो है वो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर करते हैं। इनका काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का मोस्ट फंक्शन जो होता है वो मेन फंक्शन ये होता है कि ये स्टोरेज का काम करते हैं, यानी फूड स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट के थ्रू ही प्लांट में कंप्लीट होता है। तो एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो दे कन्वर्ट शुगर इनटू स्टार्च एंड स्टोर इट। इनका काम क्या है? कन्वर्ट शुगर इनटू स्टार्च एंड स्टोर इट। सेकेंड टाइप है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट जो है वो सीड्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सीड्स में। और ये जो है क्या, इनका काम क्या है? दे स्टोर फैट्स। स्टोर फैट्स, जैसे कि जितने भी फैट स्टोर करने वाले प्लांट हैं, जैसे कि तिलहन जो होते हैं, जैसे कि तिल को क्या है इंग्लिश में बोलते हैं मुझे नहीं पता, तिल है या फिर ग्राउंड नट है, मूंगफली, या आपका ये मस्टर्ड सीड्स हैं, तो इनमें जो है वो एलियोप्लास्ट होते हैं क्योंकि ये फैट्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नंबर पर प्रोटीनोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका काम क्या है? प्रोटीन को स्टोर करना। तो ये भी जो है वो सीड्स में ही मिलते हैं। ये इस तरह के सीड्स में मिलते हैं जहां पर प्रोटीन स्टोर होता है। तो ये जो प्रोटीनोप्लास्ट का दूसरा नाम होता है एल्यूरोप्लास्ट। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा आपको, एल्यूरोप्लास्ट। दोनों नाम से आप इनको याद कर सकते हैं, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये जो है पल्सेस में मोस्टली पाए जाएंगे। पल्सेस हैं या बीन्स हैं, इस तरह से, क्योंकि यहाँ ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। अच्छा, अब इनके फंक्शन भी देखते हुए चलते हैं हम यहाँ से। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के फंक्शन क्या है कि ये सबसे पहला तो ये क्लोरोप्लास्ट अगर है तो सबसे पहला काम क्या है? ये हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, अगर हम अदर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो दे गिव कलर टू द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो गिव color to the parts of the plant। और तीसरा काम इनका स्टोरेज ऑफ फूड है, जैसा कि एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट में बताया गया। तो तीसरा काम हो जाएगा इनका स्टोरेज ऑफ फूड। हर तरह के हर तरह के प्लास्टिड का अपना अपना काम है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट इनका ये भी बन सकता है, जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से जब फोटोसिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं। तो ये जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन का भी इनका एक काम हो गया। तो ये जो है 3-4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल्स भी एनिमल सेल्स में रिड्यूस्ड होती हैं या नहीं पाई जाती हैं, एब्सेंट होती हैं। और कहाँ होती हैं? सबसे ज़्यादा मात्रा में ये कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट सेल्स में। प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स को स्टोरेज बैग कहते हैं। स्टोरेज बैग या स्टोरेज सैक्स यानी थैले। यानी कि ये जो प्लांट में अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीज़ों का लिक्विड फॉर्म में स्टोरेज करके रखती हैं, तो इसीलिए इनको स्टोरेज सैक बोला जाता है। ये स्मॉल इन साइज होती हैं
और जो वैक्यूल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसा कि मैंने आपको साइटोप्लाज्म में बताया था, तो उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। एंड कवर्ड स्मॉल इन साइज एंड कवर्ड विद टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में स्मॉल या रिड्यूस्ड होती हैं और प्लांट सेल्स में वेरी लार्ज वैक्यूल्स पाई जाती हैं। प्लांट सेल्स में इनका साइज क्या रहता है, वेरी लार्ज। जब नई नई बनी होती है ना, सेल डिवीजन के बाद, तो जब नई नई सेल बनी होती है तो उसमें ही स्मॉल साइज की कई वैक्यूल्स होती हैं, लेकिन जो कि जैसे ही सेल मैच्योर होती जाती है तो ये सारी वैक्यूल्स आपस में मर्ज होकर एक बड़ी सी वैक्यूल बना लेती हैं, वेरी लार्ज वैक्यूल बना लेती हैं। इसीलिए मैंने आपको जब वैक्यूल्स के बारे में बताया था तब ये भी बताया था कि 70 से 80% ऑफ द सेल स्पेस जो है वो वैक्यूल ही कवर करके रखती है प्लांट सेल में। प्लांट की सेल वैक्यूल्स जो होती हैं वो एक सैप से, उनमें एक सैप भरा होता है। सैप से जो फिल्ड वैक्यूल्स होती हैं तो वो सेल को टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी देती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं, टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्गिडिटी यानी कि जो स्वेलन टाइप की सेल्स होती है ना, फूली हुई सी रहती है, और रिजिडिटी यानी कि उसको एक मतलब स्ट्रेंथ थोड़ी सी देती है, जिससे कि फ्लैशेड ना हो जाए सेल। और ये भी अभी मैंने बताया आपको कि अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स या प्रोटीन्स, ये सारे जो हैं ये सेल सैप में क्या क्या पाए जाएंगे। वैक्यूल की जो सैप फिल्ड है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अमीनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ये सारी चीजें स्टोर करके रखती हैं, इसीलिए इनको स्टोरेज सैक ऑफ द सेल कहा जाता है। अब इसके फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शंस जो है कुछ तो मैंने यहाँ बोल ही दिए हैं कि सबसे पहला तो यही है, कीप द सेल टर्गेट। एंड नंबर 2 हो जाएगा स्टोर फूड मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन प्रोटोजोआ इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन। मैंने अभी बताया था ना आपको, ये एनिमल सेल में रिड्यूस्ड या छोटी सी होती है, लेकिन कहीं कहीं पाई जाती है। तो प्रोटोजोन्स में इनका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि ये डाइजेशन और एक्सक्रीशन दोनों का ही काम वैक्यूल्स के थ्रू ही होता है। तो ये पॉइंट हम दे सकते हैं, इन प्रोटोजोन्स इट हेल्प इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये एक आपका शॉर्ट नोट तैयार हो गया वैक्यूल का। अगर इतनी डिटेल्स आप लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा एक आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेल ऑर्गेनेल्स में एक ही टॉपिक बचता है, वो है सेंट्रोसोम्स या सेंट्रोमियर्स। इसके बारे में हम यही बात कर लेते हैं। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसमें भी ज्यादा मैटर नहीं है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट ही रहेगा जहां तक है। तो नेक्स्ट हमारा है सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है। सेल का जो हमने एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ा था, वहां पर भी बताया था मैंने, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। या फिर कहीं कहीं लोअर प्लांट्स में भी देखने को मिल जाती हैं। ये नियर द न्यूक्लियस लाइज होती हैं, नियर द न्यूक्लियस, इट लाइज नियर द न्यूक्लियस, ये भी कह सकते हैं आप। ये जो है राउंड मास कंटेनिंग 2 स्मॉल माइक्रो सिलिंड्रिकल बॉडीज होती हैं। यानी माइक्रो सिलिंड्रिकल यानी बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होंगी ये, और माइक्रो सिलिंड्रिकल यानी छोटी सी और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिनको कहा जाता है सेंट्रियोल्स। ठीक है,
देखने में कैसी लगती है? ये राउंडेड बॉडीज होती हैं, राउंडेड मास। राउंडेड मास जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन कैसी होती हैं? 2 माइक्रो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसी ये दिखाई देती हैं, इसलिए इनको सेंट्रियोल्स भी कहा जाता है। सेंट्रियोल्स को हिंदी में कहा जाता है तारक काय, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना, इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन हम कट करके देखते हैं तो वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर लगती है, इसीलिए इसको तारक काय कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में। तो सेल डिवीजन के समय ये क्या है? माइग्रेट कर जाती है अपोजिट पोल्स पर, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, सेल को डिवाइड होने में, सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड होने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले हम कि ये किस तरह की होती हैं। तो ये इसका अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो हम समझ गए ना, ये मान लीजिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ से कट करके देखेंगे तो माइक्रो ट्यूब्यूल होती है, बहुत छोटी सी रॉड होती है। तो इसको अगर कट करके देखते हैं तो किस तरह दिखाई देती है? ये एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, जैसे कि आप 8 पेटल्स वाला फ्लावर बनाते हैं, लेकिन इसमें 9 पेटल्स बनेंगी इस तरह की। तो देखिए इस तरह की पेटल्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन 9 बनेंगी, 8 नहीं बनेंगी। देखिए यहाँ 10 बन गई है, 9 ही बनानी है हमें, तो थोड़ा सा इसको एक ही कर देते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से हाथ सेट कीजिए कि इक्वल साइज की ये बने। ठीक है, और यहाँ से इनके ये 3 इस तरह की स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं, पॉइंट स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं इनको, इनके पॉइंट से। तो ये जो है स्टार और फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बना रही है, देखिए। तो ये क्या, इसीलिए इसको तारक काय कहा जाता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको कहा जाता है हब, ये है हब। ये ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखी जाती है। अब इसके फंक्शंस भी समझ लेते हैं यहाँ पर। इनका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनका क्या है? फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और दूसरा काम क्या है इनका? बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला डेवलप फ्रॉम सेंट्रियोल्स, यानी कि जिन एनिमल्स में सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं उनकी बेसल बॉडीज जो है वो सेंट्रियोल्स से ही निकलती है। ठीक है, बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, ये अधिकतर प्रोटोजोअन्स में पाए जाते हैं, सीलिया एंड फ्लैजेला डेवलप फ्रॉम सेंट्रियोल। लेकिन मेन फंक्शन जो इनका यही है कि सेल डिवीजन के समय अपोजिट पोल पर जाकर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये इस तरह से जो 8 सेल ऑर्गेनेल्स जो कि किसमें पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में स्कैटर होते हैं या लाई करते हैं, वो सारे ही यहाँ पर आज कंप्लीट होते हैं सेंट्रोसोम्स के साथ। तो ये जो 8 हैं ये आपको याद रखने हैं, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, ये सब बातें आपको याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट वाले सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके डिस्कवरर को भी आपको ध्यान रखना है कि किसने इनकी खोज की है। तो ये जो है एक साइटोप्लाज्म का मतलब एक पूरा लॉन्ग आंसर नहीं कभी आता है, इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में ही आपसे शॉर्ट नोट या लॉन्ग आंसर के टाइप में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन और थोड़ा सा उनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है कि कहाँ मिलते हैं, कैसे होते हैं। तो ये सब जो है आपका पूरा ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। तो नेक्स्ट अब आपका टॉपिक रह गया सेल से
सेल स्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें अब रह गया आपका आज तो टॉपिक न्यूक्लियस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन करेंगे वहाँ पर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ, जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्ते, बाय बाय।